जय श्री राम। आशा है आप सब लोग कोरोना से सावधानी पूर्वक अपने अपने घर में सुरक्षित होंगे और स्वस्थ व प्रसन्न होंगे। इसी उम्मीद के साथ आज हम पृथ्वी और सूर्य इन दोनों के विषय में ज्योतिष आधारित चर्चा करते हैं। जब भी ज्योतिष की बात आती है तो एक तो यह है कि लोग इसे पंडितों का या व्यावसायिक पंडितों का शास्त्र समझते हैं। ये नितांत केवल मनगढ़ंत बात है या अज्ञान पूर्वक कही गई बात है। यदि कोई सूर्य से प्रकाश लेता है या सूर्य के विषय में कोई विज्ञान की बात करता है तो हर आदमी किसी भी बड़ी वस्तु के बारे में कई प्रकार की बात कर सकता है। और ख़ास बात तो यह है कि जब तक हम किसी शास्त्र को जाने ना, समझे ना, पढ़े ना, तब तक हम उसके बारे में केवल ये कह दें कि ये केवल कपोल कल्पना है या मनगढ़ंत है, तो हम अपने ही धर्म और अपनी ही संस्कृति को जन्म देने वाले एक मूल विज्ञान से पूर्णतः अनभिज्ञ माने जाएंगे। ज्योतिष का क्षेत्र उतना ही विशाल है, उतना ही विराट है, उतना ही गंभीर है, उतना ही अधिक पठनीय है जितना कि वर्तमान की शिक्षा में जिन विषयों का योगदान है वो उसके अंश मात्र है केवल। अब प्रश्न आता है कि पंचांग में क्या है। पंचांग में सूर्य से संबंधित गणनाएं हैं। सूर्य से जुड़े हुए का अर्थ है सूर्य की आकर्षण शक्ति से जो ग्रह उसकी परिक्रमा कर रहे हैं उनकी गति का विवरण है। अब वो विवरण क्यों आवश्यक है, क्यों पंचांग में प्रतिवर्ष में प्रकाशित होता है, इसे विज्ञान के रूप में देखें। सर्वप्रथम तो ये देखें कि सूर्य नहीं घूमता है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। यदि हमने ये लिखा होता कि सूर्य के अंश आज वृष राशि के इतने अंश हैं, उसकी जगह लिखा होता कि पृथ्वी के अंश इतने हैं, पृथ्वी फला राशि पर चल रही है, तो लोगों को यह एक कल्पित कल्पना लगती। क्यों कि पृथ्वी पर तो हम रहते हैं और पृथ्वी हमको चलती हुई नहीं दिखाई देती। दरअसल जब हमारा प्रातः काल होता है तो सूर्य उदय होता है, दिखता है, और जब मध्याह्न काल होता है तो सूर्य हमारे सिर के ऊपर दिखता है। जब सूर्यास्त होता है तो सूर्य पश्चिम दिशा में हमारे सामने अस्त होता दिखता है। तो इस प्रकार हमारी जो अवधारणा है कि सूर्य चलता है वह केवल मानक है, हमने ऐसा माना हुआ है। वस्तुतः जो गति, जो अंश सूर्य के विषय में पंचांग में प्रकाशित हैं वे पृथ्वी की गति के अनुसार हैं, सूर्य के अनुसार नहीं है। सूर्य अपनी आकाश गंगा में अपने केंद्र की परिक्रमा कर रहा है, उसका विवरण खगोल शास्त्रियों के पास है, पर हमारे दैनिक जीवन के व्यवहार में उसका कोई फलित के विषय में गणना नहीं की जाती। जैसे कि सप्तऋषि 100 वर्ष में एक नक्षत्र चलते हैं,
तो 2700 वर्ष में वो अपने एक परिक्रमा ध्रुव की करते हैं, पर 2700 वर्षों का विवरण उसका फलित व्यक्ति मानव जीवन के में नहीं दर्शाया जाता। क्यों कि सप्तऋषि 2700 वर्षों का एक परिभ्रमण चक्र है। वह मनुष्य की आयु 100 वर्ष मानी गई है, तो उसमें उनका कोई उल्लेख नहीं किया जाता। सूर्य के आकर्षण में पृथ्वी है, पृथ्वी के आकर्षण में चंद्र है, चंद्र पृथ्वी की परिक्रमा करता है, और इसी के साथ साथ पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्र पूरा 24 घंटे में करती है, और इस प्रकार से उसे एक अंश कहा जाता है, सूर्य का एक अंश। और इसी प्रकार पृथ्वी पर अपनी धुरी पर परिक्रमा करती करती जब पूरी तरह सूर्य के चारों ओर चक्कर पूरा कर लेती है, तो उसे हम 360 अंश अर्थात एक वर्ष की परिक्रमा मानते हैं। यह विवरण स्पष्ट तौर पर पंचांग में दिया रहता है। दूसरी बात कि इनकी प्रभाव जो है हमें कैसे प्रभावित करता है, इनसे व्युत्पन्न हमने तिथियों का जो निर्माण किया है, नक्षत्रों की जो गणना करके हमारे जीवन में हमारी जन्म राशि में उसको स्थान दिया है, इनका प्रभाव कैसे होता है। किसी के जन्म नक्षत्र पर जब कोई पाप ग्रह भेद करता है, तो निश्चित उस जन्म में जन्म लेने वाले को कष्ट होता है। जैसे आज के समय में यदि हम देखें तो मेष राशि वाले बहुत अच्छी स्थिति में हैं, उनको धन भी प्राप्त हो रहा है, अच्छे संपर्क भी प्राप्त हो रहे हैं, और उनको मान सम्मान भी मिल रहा है। तो इस प्रकार हम कैसे कहा ये बात, कैसे कहें दूसरों से कि मेष राशि ठीक है। तो हम पंचांग से जब ग्रह स्पष्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि मेष राशि से कौन सा ग्रह किस स्थान पर है, वह शुभ है या अशुभ है, उसकी गति जो है किस ग्रह के साथ युति करती है, किस ग्रह के साथ उसका युद्ध होता है। ग्रह युद्ध जो है उसी को कहते हैं खगोल में दो ग्रह सम अंशों पर बराबर आ जाते हैं। इस प्रकार का विवरण फलित को तैयार करता है और प्रभाव को दर्शाता है। दरअसल पंचांग की गणना जो है सूर्य की गति के आश्रित है, और सूर्य हमें काल से अवगत कराता है। काल के दो मुख्य रूप हैं। पहला है जीवों का प्राणांत, जब जीव मरता है तो उसको काल कहते हैं, और उसके अधिपति यमराज हैं। दूसरा काल है का जो स्वरूप है वह स्थूल है, जो जगत व्यवहार के काम में आता है, और हम उसे किसी एक इकाई से शुरू करते हैं। मान लीजिए हमने काल की बहुत सूक्ष्म इकाई परमाणु को ज्ञात किया, किंतु वह व्यवहार में नहीं है, इसलिए सूक्ष्म जो काल के अवयव हैं वो व्यवहार में नहीं है। और जहाँ से काल हमें बोध होता है, हम वहाँ से काल की गणना प्रारंभ करते हैं। जैसे पल, विपल, घटी,
एक घटी में 24 मिनट, एक पल में 60 विपल। अब एक घटी में 24 मिनट तो 2.5 घटी में 1 घंटा। इस प्रकार से 30 घटी में दिनमान और 30 घटी में रात्रिमान, कुल 60 घटी में हमारा दिन रात होता है। वैसे और भी इसकी वैज्ञानिक जो परिभाषा है समय मापन की, वह प्राचीन भारत में ज्योतिष ग्रंथों में आज भी होरा के नाम से प्रसिद्ध है। प्रथम होरा सूर्य का होता है, रविवार के दिन गणना यहाँ से प्रारंभ होती है, क्योंकि सूर्य ही आकाश में सबसे बड़ा ग्रह है, इसलिए प्रथम होरा उसका माना गया। अब प्रथम होरा से क्या तात्पर्य है? होरा होता है 2.5 घटी का, अर्थात 1 घंटे का। अब देखिए सीधे सीधे 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, इसी को अंग्रेजों ने आवर शब्द नाम दिया और 60 मिनट की कल्पना करके उसका नाम हिंदी में 1 घंटा रख दिया। पूरे ज्योतिष शास्त्र को उठाकर देख लीजिए, पूरे धर्म शास्त्रों को देख लीजिए, घंटा शब्द कहीं भी नहीं है समय मापन में। यह बड़ा निरर्थक और व्यर्थ शब्द है। घंटा तो हमारे मंदिरों में बजाते हैं, उस घंटे का नाम। हमारे यहाँ तो होरा शब्द जो है प्रचलित है। 1 होरा, 2 होरा, 3 होरा, मध्याह्न काल में 6 होरा, सायंकाल में 12 होरा और अगले सूर्योदय तक 24 होरा, अर्थात 24 घंटे जो आज बोले जाते हैं, वो 24 होरा का एक दिन रात हमारे ज्योतिष विज्ञान से लिया है। और आज विज्ञानी वो कहलाते हैं जो हमारे शास्त्रों से सीखकर पश्चिम में ले गए और पश्चिम से हमें आज सीखने के लिए बाध्य किया गया कि अंग्रेजी में भाषा में यदि हम वकालत सीखेंगे तो बड़े बैरिस्टर कहलाएंगे, अंग्रेजी भाषा के यदि हम डॉक्टर बनेंगे तो बड़े विशेषज्ञ कहलाएंगे, अंग्रेजी भाषा के यदि हम प्रोफेसर होंगे तो हम बड़े साहित्य के जानकार कहलाएंगे। और यही प्रयास अंग्रेजों ने किया। क्यों किया? कि भारतीय कालगणना का स्थान भारत में उज्जैनी कर्क रेखा से समय की गणना सारी दुनिया में मानी जाती थी, किंतु जब अंग्रेज़ों का यह राज्य हुआ तो उन्होंने देखा कि हमें हमारे देश की समय का पता कैसे चलेगा। आप देखिए पृथ्वी गोल है और पृथ्वी की गोलाई में ऊपर से उत्तर से दक्षिण तक एक सीधी रेखा को रेखांश कहते हैं। इस तरह पूरे गोलाई में 360 रेखांश हैं या 360 देशांतर हैं। इन्हीं देशांतरों में से आप कहीं से भी काल गणना कर सकते हैं, पर उन्होंने हिसाब लगाया कि ग्रीनविच लंदन शहर से जो बीच में से रेखा निकलती है उसे ग्रीनविच मीन टाइम वहाँ लंदन में नोट किया जाता था। उन्होंने देखा कि लंदन से भारत की दूरी कितनी है, 5 घंटा 30 मिनट, अर्थात वो पश्चिम में है देश, हम पूर्व में हैं, तो 5 घंटा 30 मिनट पहले हमारे यहाँ सूर्योदय होता है। उन्होंने उल्टा कर दिया, 5 घंटा 30 मिनट को अर्धरात्रि में उनके यहाँ तारीख बदलती है और वहाँ 0 आवर होता है। तो 0 आवर से भारत के मानक स्थल तक 5 घंटा 30 मिनट पर सूर्योदय होता है। उन्होंने इस बात को रूढ़ कर दिया और यहाँ भारत में सूर्योदय होते हुए
हमने 5 घंटा 30 मिनट बजाए। ये इतना प्राकृतिक, अप्राकृतिक, अवैज्ञानिक बोध है। भले ही गुलामी का दंश भारत से चला गया हो कहने में, सुनने में या इतिहास में, लेकिन हम पूरी तरह से काल बोध में आज भी पश्चिम के गुलाम हैं, पश्चिम के दास्ता में जकड़े हैं। हमें ये प्रबोध ही नहीं है कि हमारा सूर्योदय अभी हुआ है तो 1 मिनट होना चाहिए, 1 घंटा होना चाहिए, और दिनमान प्रकृति से 12 घंटे का होता है तो 12 घंटे होना चाहिए, और रात्रिमान जब 12 घंटे का होता है तो रात्रि के 12 घंटे होना चाहिए। बड़ी कहने में सुविधा रहेगी हमारे लिए कि हमारा पहला हो रहा सुबह, मध्याह्न में 6 हो रहा, सायंकाल में 12 हो रहा, और रात्रि प्रारंभ होते हुए 13 हो रहा, और 24 घंटे जब पूरे होंगे सुबह हमारे तो 24 हो रहा कहलाएंगे। ये प्राकृतिक बात है, ये वैज्ञानिक बात है। और अब हमको अंग्रेज़ों ने अवैज्ञानिक रूप से वो पाठ पढ़ाया है कि हम आज तक ये बात सोच ही नहीं पा रहे हैं कि जब काल रूप से ही हम समय की गणना ही गलत करेंगे तो बाकी जितना भी हमारा ज्ञान है उसका कभी न कभी ऐसा काला अध्याय दिखाई देगा जैसा वर्तमान में कोरोना बीमारी पूरे विश्व को चपेट में लिए हुए है, और आज संसार का सारा ज्ञान उसका एक कैप्सूल भी नहीं खोज पाई, एक गोली भी नहीं खोज पाई, एक दवा का अंश भी नहीं है कि कोरोना का मरीज तड़प तड़प कर मर रहा है तो इसकी शांति के लिए कि इसकी मौत रुक जाए, कि इसका कोरोना कम हो जाए। कोई दावा पश्चिम की विज्ञान पर, आज के तकनीकी विकास पर कोई जवाब नहीं है इसका। जबकि अभी भारत ने अपने काल ज्ञान को समझा होता तो अपने देश की काल ज्ञान के अंतर्गत ही औषधि विज्ञान है। कब बीज को बोया जाए, कब बूटी को, औषधि को निमंत्रित किया जाए, और किस नक्षत्र में उसको उखाड़ा जाए, और किस नक्षत्र में दवा बनाई जाए, तभी वो दवा तत्काल प्रभावशाली होती है। और यहाँ तक की दवाएं आयुर्वेद में संकलित हैं, लोग इसके विद्वान जानते हैं कि मात्राएं भी हमारे यहाँ बनाई गई हैं कि मरे हुए व्यक्ति को यदि तत्काल उस मात्रा को पिला दें तो 1 घड़ी के लिए उठ के खड़ा हो जाता है और परिवारजनों से बात करके फिर अपनी मृत्यु को प्राप्त होता है। ऐसी मात्रा हमने स्वयं हमारे बचपन में देखी। तो कहने का अर्थ ये है कि हमारा जो काल का बोध है वो अवैज्ञानिक है। जिस तरह से हमने पृथ्वी की गति को सूर्य की गति में परिणत करके सहूलियत के लिए, लोग सारे संसार को समझाने के लिए हमने सूर्य की गणना की है, सूर्य गति को गणना को लोगों में पहुंचाया है, पर वास्तव में सूर्य की गणना नहीं है, वह पृथ्वी की गति की गणना है। पृथ्वी की गति की गणना कितने प्रकार से पूरी होती है। एक तो होता है सामान्य दिवस, जिसको हम अपने संकल्प में बोलते हैं। जैसे आज बुधवार है तो हम बोले बुधवासरे, ये बासर शब्द भारत का है। और दूसरा मान लीजिए हमने अंग्रेजी तारीख से बोला कि आज बुधवार और तारीख 27 है, तो बताइए रात के 2 बजे हम क्या बोलेंगे? फिर तारीख बदल जाएगी, हमारे यहाँ 28 हो जाएगी, और बुधवार हमारा तब समाप्त होगा जब सूर्योदय का अगला क्षण आएगा। लेकिन आज क्या करते हैं कि रात्रि के 12 बजे ही डे एंड डेट बदल देते हैं। आप बताइए 18 घंटे का कोई दिन होता है, कोई बासर होता है, कोई बार होता है? एक बार की परिभाषा है इस सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक। इस विषय में विशेष चर्चा हम समय के भारतीकरण का जब आपसे चर्चा करेंगे तब इसका खुलासा भी करेंगे। अभी हम आपको
यह बताना चाहेंगे कि ज्योतिष का ज्ञान आरंभ कहाँ से हुआ। जब सृष्टि का निर्माण हुआ, सूर्य सृष्टि में जब प्रकट हुए, उसी समय मैं दानव ने प्रार्थना की कि मुझे काल का ज्ञान हो। भगवान सूर्य ने कहा कि मेरा ताप बहुत अधिक है, मेरी गति रुकेगी नहीं, मैं एक काम करता हूँ कि मेरे अंश से एक सूर्यांश पुत्र उत्पन्न करता हूँ, वह तुम्हें शिक्षा देगा। और वह मैं दानव पर आए। मैं दानव के बाद लगध मुनि, उन्होंने अथर्ववेद से अथर्व ज्योतिष का प्रणयन किया। इसके बाद फिर बहुत से ऋषि मुनि जैसे गर्ग, पराशर, ये हमारे इस विषय को सरल करते आए, विस्तार देते आए और हम आर्यभट्ट तक आ पहुँचे। आर्यभट्ट ने भारत में शून्य का आविष्कार किया है। संसार इसके पहले शून्य का व्यवहार गणित में नहीं जानता था। ज्योतिष विज्ञान ने जैसे आर्यभट्ट ने शून्य बताया, उसी प्रकार ज्योतिष ने रेखागणित, त्रिकोणमिति, अंकगणित, बीजगणित, इनका प्रादुर्भाव हुआ। आर्यभट्ट के बाद बराहमिहिर ने भी पूरी पृथ्वी का अध्ययन किया और पृथ्वी के बारे में, नक्षत्रों का कहाँ कहाँ प्रभाव है, उन देशों का नाम बराही संहिता में दिया है। हमारे इस क्षेत्र जिसमें हम यहाँ बोल रहे हैं, इसको बराही संहिता में तुम्मन क्षेत्र कहा गया है। क्यों? यहाँ तुमी का वन था और तुम्मन क्षेत्र से तुम्मन नगरी प्रसिद्ध हुई और तुम्मन नगरी में ही राजा विक्रमादित्य का जन्म हुआ। उनके छोटे भाई भर्तहरि का हुआ। बाद में वो अपने नंसाल उज्जैनी में जाकर नाना के यहाँ रहे और उन्होंने माता हरसिद्धिगढ़ काल का इनकी साधना करके और अपूर्व विक्रम को प्राप्त कर और अपने काल संवत का प्रणयन किया, जो आज भी विक्रम संवत के नाम से जाना जाता है। और पंचांगों में विक्रम संवत ऊपर प्रकाशित होता है और विक्रम संवत से ही वर्ष की गणना होती है। एक गणना हमारी प्रतिदिन के दिन के हिसाब से 360 दिन की हुई, दूसरी गणना हमारी चंद्रमा की गति से होती है, वह चंद्रमास कहलाती है। तो वो 12 चंद्रमास 354 दिन के होते हैं, अर्थात सूर्य की गणना से या पृथ्वी की गति से वह 10 दिन कम होते हैं। पर इनका सामंजस्य करने के लिए हम तीसरे वर्ष में अधिक मास की परिकल्पना करते हैं और उसको सामंजस्य करते हैं चंद्र को और सूर्य गति को। उस सामंजस्य में उसका नाम हमने पुरुषोत्तम मास दिया है। बड़ा पूजनीय उसको माना है। क्यों? तो वह हमारी काल गणना को शुद्ध करता है, विशुद्ध वैज्ञानिक बना देता है। इसीलिए भगवान ने उसको अपना नाम पुरुषोत्तम नाम दिया। और आज भी पुरुषोत्तम मास में वर्ष भर स्नान होते हैं, व्रत दान होते हैं और उसका उद्यापन होता है। तीसरी गणना है नक्षत्र मास की। तो जिस नक्षत्र से पृथ्वी आरंभ होती है फिर उसी नक्षत्र पर आती है, उसको साइडेरियल टाइम कहते हैं। नक्षत्र काल गणना में वह 365 दिन की होती है और उसे हम सौर मास कहते हैं। सौर मास भी जिस दिन दिन रात बराबर होता है वहाँ से गणना करते हैं, उसे राष्ट्रीय साके कैलेंडर कहते हैं। और जब सूर्य मेष राशि में आता है तो वहाँ से पंजाब में
बैसाखी मानकर उनका वर्ष आरंभ होता है। इसी प्रकार बंगाल में बंगला संवत, फसली संवत, अलग अलग संवत भारत में प्रचलित हैं, पर विक्रम संवत आज भी जो है सर्वत्र प्रचलित है। इसी के अनुसार भारतीय पंचांग अमांत और पूर्णांत दो प्रकार से मास की गणना करते हैं और इन्हीं मासों की गणना के आधार पर ऋतुओं के में पड़ने वाले व्रत अधिक मास की उत्पत्ति के साथ ऋतुओं से बद्ध रहते हैं, क्योंकि ये सूर्य से इनका सामंजस्य हर तीसरे वर्ष बिठाया जाता है। तो सौर मास से ऋतुएं होती हैं, छह ऋतु, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर। इन ऋतुओं को ऋतुबद्ध पर्वों को व्रतों को करने के लिए सूर्य और चंद्रमासों का सामंजस्य होकर यह तीसरे वर्ष अपनी पुनः वास्तविक स्थिति में परिगणित होता है। देखिए, हम इस प्रकार आपसे नित्य बात करते रहेंगे। आप समय निकालिए, आपको नई जानकारी से अवगत कराएंगे कि हमारे धर्म ग्रंथ ज्योतिष के अनुसार कैसे चलते हैं और कैसे धर्म का पल्लवन करते हैं, कैसे धर्म की स्थापना इनसे होती है। बगैर काल ज्ञान के धर्म पर व्रत का कोई महत्व नहीं है। ये बात आपके सामने लाएंगे। आप सुना, आप सबके लिए धन्यवाद। पुनः जय श्री राम।